अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाए आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुलजिमा 9:15 बजे महमूदाबाद वाले घर से निकली और कमोबेश 10 बजे वो FC एरिया पहुंच गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मकतूल ने वाकई आज आखिरी मर्तबा इसकी सूरत देखी थी। जब दोपहर 1 बजे इस इल्ज़ाम के साथ उसे गिरफ्तार किया गया कि उसने अपने शौहर वसीम दुर्रानी का खून कर दिया है तो वो हक्का बक्का रह गई। उसने अपनी सफाई और बेगुनाही में बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक न सुनते हुए दुरुस्त लहजे में सिर्फ इतना कहा, बीबी तुम्हें जो भी कहना है उधर अदालत में जाके कहना। और अब मुलजिमा ताबिंदा ने पुलिस वालों की हिदायत के एन मुताबिक मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू सब कुछ साफ साफ कह डाला था। उसका हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा ने उस पर लंबी चौड़ी जिरह की। बाल्फाज़े दीगर उसने मेरी मौक्किल को जिरह की चक्की में पीस डाला। लेकिन इस कड़े वक्त का मुकाबला करने के लिए मैंने चंद अहम नुकात उसे ज़हन नशीन करा रखे थे। वो बड़ी समझदारी, लियाकत और मेरी टिप्स को बड़े मौसर और मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इस्तगासा के सामने डटी रही। वकील इस्तगासा मुत्तहिद, तीखे और नोकीले सवालात के नतीजे में कोई ऐसा ठोस पॉइंट सामने ना ला सका जिसकी बिना पर मुअज़्ज़ज़ अदालत मेरे मौक्किल को सज़ा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंक देती। इस बहस जिरा में चंद फरोई और बेज़रर बातें नुमायां हुईं और मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुतज़क्करा बाला बातों की तफसील में धकेल कर मैं आपकी तबीयत को मुकद्दर नहीं करूँगा। मुलजिमा के बयान के बाद इस्तगासा के गवाहों के बयानात की बारी थी। इस्तगासा की तरफ से कोई निस्फ दर्जन गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, लेकिन अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में चूँकि चंद मिनट बाकी रह गए थे, लिहाजा मज़ीद कार्रवाई मुमकिन न थी। जज ने 1 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। वो माह मई के वस्ती अय्याम थे। इस केस को अदालत में लगे हुए 3 माह होने को आ रहे थे। जज समीत जब तमाम मुतालिका अफराद अदालत में जमा हो गए तो जज की इजाज़त से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इससे कबल के वकील इस्तगासा अपने किसी गवाह को शहादत के लिए पेश करता, मैंने जज से खुसूसी दरख्वास्त करके इस केस के तफ्तीशी अफसर को थोड़ी देर के लिए कटहरे में बुला लिया। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में मौजूद होता है और उसकी हैसियत इस्तगासा के गवाह जैसी होती है। इसकी ज़रूरत किसी भी मरहले पर पेश आ सकती है। इस केस का तफ्तीशी अफसर ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। उसका नाम दिलशाद मिर्ज़ा मालूम हुआ। मज़कूरा ASI ने किंग साइज मूछें पाल रखी थीं। वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ तो मैंने बड़ी गहरी निगाह से उसका तनकीदी जायज़ा लिया। फिर सरसराते हुए लहजे में कहा, आइयो साहब, आपने ये केस तकरीबन हल कर लिया था, मगर मुलजिमा ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। गोया आपकी मेहनत के पहाड़ को तहे आब में पहुंचा दिया, जिसे उर्फ़ आम में मेहनत पर पानी फिरना भी कहा जाता है। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके मैंने तीखे लहजे में इस्तफ़सार किया, क्या ख्याल है, कोई ऐसा कानून भी पास नहीं होना चाहिए कि मुलजिम एक जुमला बोलकर पुलिस वालों की मेहनत का कबाड़ा करने के हक से महरूम हो जाए? क्यों नहीं? वो बड़े संजीदा अंदाज में मेरे तंज़ का जवाब देते हुए बोला, यकीनन ऐसा होना चाहिए। हम बड़ी जांफशानी से मुलजिम पर मेहनत करते हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि बैक जुम्बिश ज़बां कोई हमारी मेहनत का सवाद सत्यानाश मार दे। मैं आप जैसे काबिल वकील ही से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वह ऐसे बिल की मंजूरी के लिए कानूनी चाराजोई का बीड़ा उठाए। क्या मैं इस सिलसिले में आपसे कोई उम्मीद रखूँ? मैंने एक भरपूर स्टार्ट से जो गेंद IO की कोर्ट में फेंकी थी, उसने जवाबी हमले के तौर पर इस गेंद को वापस मेरे कोर्ट में पहुंचा दिया था। इससे इसकी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा हो गया। वो न नकद न तेरा उधार के मूड में दिखाई देता था और मैं चाहता भी यही था। मैंने बाकायदा इजरा का आगाज़ करते हुए कहा, आइयो साहब, आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, हमारे रोज़नामचे के मुताबिक इस वारदात की इत्तला 25 फरवरी को सुबह 10 बजे दी गई थी और इत्तला फराहम करने वाले शख्स का नाम था दाऊद। आप कहीं इन्हीं दाऊद साहब का जिक्र तो नहीं कर रहे जो मकतूल के मालिक मकान भी हैं और बालाई मंजिल पर इनकी अपनी रिहाइश भी है? मैंने बिल्कुल एक अनजान शख्स के अंदाज में दरियाफ्त किया। जी हाँ,
वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैं उसी दाऊद की बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या मज़कूरा दाऊद साहब बनफ्से नफीस ये इत्तला लेकर थाने पहुँचे थे या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, उसने हमें फ़ोन पर ये इत्तला दी थी। आप जाए वकुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। 11 सवा 11 बजे, उसने जवाब दिया। कमाल है, मैंने हैरत भरे और बुलंद आहंग लहजे में कहा। आपको जाए वारदात पर पहुंचने में घंटा सवा घंटा लग गया, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक मुतालिका थाना चंद कदमों के फासले पर है। वो अजीब से लहजे में बोला, आपका क्या ख्याल है, हम थाने में रेस की पोजीशन में बैठे हुए होते हैं क्या? इधर किसी ने इतला दी, उधर हम दौड़ पड़े। वो खासा बरहम दिखाई दे रहा था। खुशीले अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, हमें थाने में और भी बहुत से काम होते हैं जनाब। यकीनन होते होंगे, मैंने सहलाने वाले अंदाज में उसकी बात की तायीद की। थाना बहुत सारे काम करने के लिए ही कायम किया जाता है, लेकिन कत्ल जैसे संगीन वाक़ये की इतला पाते ही आपको वाकई रेस के किसी घोड़े की मानिंद दौड़ लगा देना चाहिए थी। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। आप जाए वकुआ पर पहुँचे, इस वक्त तक मकतूल की ज़िंदगी का चिराग गुल हो चुका था। मौका वारदात पर आपको साले से लगा हुआ वो पिस्टल भी मिल गया, जिससे चलने वाली वो खामोश गोलियों ने मकतूल को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। बादशाह आपको मालूम हुआ आला कत्ल मकतूल की मिल्कियत है। ये एक लाइसेंस याफ्ता 32 बोर पिस्टल था जो मकतूल ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि आला कत्ल की मिल्कियत के बारे में मकतूल की बहवा ने आपको बताया था। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपने आला कत्ल पर से मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी? पुलिस रिपोर्ट में मुझे ऐसा कोई जिक्र देखने या सुनने को नहीं मिला। उसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी हमने ऐसी कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आला कत्ल पर से मुलजिमा की उंगलियों के निशानात हासिल नहीं हो सके। मुमकिन है कि फायरिंग के वक्त उसने दस्ताने वगैरह पहन रखे हों। फिर यह भी हो सकता है कि उसने आला कत्ल को किसी कपड़े से साफ करने के बाद जाए वकुआ पर फेंक दिया हो। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमने मकतूल के घर में मुख्तलिफ अहम मकामात से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुलजिमा की उंगलियों के निशानात भी मिले हैं। उसने अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कुछ इस अंदाज में अदा किए थे जैसे अभी अभी उम्रा या हज की सआदत हासिल करके आ रहा हो। मैंने खासे सख्त लहजे में कहा, मुलजिमा वकुआ के रोज़ जाए वारदात पर गई थी, तो जाहिर है उसके फिंगरप्रिंट्स को भी वहीं होना चाहिए था। आपके हालिया बयान से तो ये साबित हो रहा है कि जब मुलजिमा मकतूल के घर में दाखिल हुई तो उसने दस्ताने नहीं पहन रखे थे। सिर्फ फायरिंग करते वक्त उसने दस्ताने हाथों पर चढ़ा लिए थे। वो नागवारी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, दस्तानों के हवाले से मैंने एक इम्कानी बात की थी। ये भी मुमकिन है कि इस रोज़ मुलजिमा ने दस्तानों को हाथ भी न लगाया हो, बल्कि मकतूल की ज़िंदगी से खेलने के बाद उसने किसी कपड़े वगैरह से पिस्टल साफ करके जाए वकुआ पर फेंक दिया हो। ओके, ऑल राइट। मैंने ये अल्फाज कुछ इस अंदाज में दोहराए जिससे तासुर उभरता था कि मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया है, जबकि दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने सवालात के ज़ाविये को थोड़ा सा तब्दील करते हुए मज़ीद कहा, और इस कहने में गहरा इस्तफ़सार था। आयु साहब, पुलिस रिपोर्ट और इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिमा को वकुआ के रोज़ दोपहर के वक्त उसके मैकेवा के FC एरिया से गिरफ़्तार कर लिया गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने उस बात में जवाब दिया। गिरफ़्तारी का अमल यूं ही पेश आया था। क्या गिरफ़्तारी के बाद आपने मुलजिमा का पैराफिन टेस्ट करवाया था? नहीं, उसने गर्दन को नफ़ी में झटका दिया। मैंने इस्तफ़सार किया, क्यों? हमने इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की, उसने जवाब दिया, और इसकी 2 वजूह हैं। वो दोनों वजूह भी बयान फरमा दें। नंबर 1, वो वजाहत करते हुए बोला, जब मुलजिमा को गिरफ़्तार किया गया इस वक्त तक वकुआ को 3 से ज़्यादा घंटे गुजर चुके थे। गिरफ़्तारी के वक्त वो किचन में खाना तैयार कर रही थी, लिहाजा इस बात के कभी इम्कानात थे कि उसने अपने हाथ अच्छी तरह साफ कर लिए होंगे। नंबर 2, इतना कहकर वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते उसने कहा, नंबर 2, हालत व वाक़ियात इस अमर की जानिब बड़े वाज़ेह इशारे कर रहे हैं। चंद लम्हात तक बड़ी गहरी नज़र से वो घूरता रहा, फिर मैंने उससे ठहरे हुए अंदाज में कहा, आयु साहब, ये अदालत
हालत वाक़यात की जांच पड़ताल के लिए ही मुनक्किद की गई है। आपने जिन वाज़ेह इशारों का जिक्र किया है, इसका पोल खुलने में ज़्यादा देर नहीं। बहरहाल आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मैंने जिरा का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। अगला गवाह मकतूल का मालिक मकान दाऊद था। दाऊद सांवले रंग और दरमियाने कद का मालिक एक सेहतमंद शख्स था। उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। उसने सिलेटी रंग का बेदाग शलवार सूट पहन रखा था। दाऊद ने मंजूर कॉलोनी में लेदर जैकेट्स बनाने की एक कॉटेज फैक्ट्री कायम कर रखी थी। वो अपना हुलिये से ही मोजिज़ लग रहा था। वो अपना हालिया और हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवा चुका तो वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए उसके कटहरे के नज़दीक पहुंच गया। वकील मुखालिफ ने 2-4 सवालात पूछकर जिरह ख़त्म कर दी तो जज की इजाज़त हासिल करने के बाद मैं गवाह दाऊद की जानिब मुतवज्जा हो गया। दाऊद साहब, मैंने खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, आजकल आपका बिजनेस तो डाउन ही जा रहा होगा। मौसम गर्मा अपने जोबन पर जो है। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उसे तवक्को नहीं रही होगी कि मैं ज़ेर समाअत कैसे हटकर उससे ज़ाती नौइयत का कोई सवाल भी कर सकता हूँ। बहरहाल एक लम्हे की हैरत के बाद उसने जवाब दिया, वकील साहब, हमारे साथ बिल्कुल उल्टा मामला है। मौसम गर्मा में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देना होती है और मौसम सरमा में हमारा काम बहुत कम रह जाता है। दरअसल हम जिन पार्टियों के लिए ऑर्डर पर माल तैयार करते हैं वो ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट करते हैं। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। इसका मतलब है कि आजकल आपकी मसरूफियत ज़्यादा होगी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, हालत वाक़या से साबित होता है कि जिस वक्त वक़ुआ पेश आया आप उस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद थे और आप ही ने थाने में फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था। आपसे सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके किराएदार को मेरी मुवक्किल ने कत्ल किया है? ये बात मुझे मकतूल की बीवी नरगिस की ज़बानी पता चली थी। उसने बड़ी रसानियत से जवाब दिया, मैं इस वक्त फैक्ट्री जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी बीवी ने बताया कि नीचे वाली किराएतनी रोती हुई आई है, अपने शौहर के कत्ल के बारे में बता रही है। इसके बाद ही मैंने थाने फ़ोन करके इस संगीन वाक़ये की इत्तला दी। ये कत्ल मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ था, लेकिन मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया था। दाऊद साहब, मैंने उसे पुकारा और अपने केस को मजबूती फराहम करने की गर्ज से ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, क्या मकतूल की बेवा नरगिस ने बायन ये अल्फाज अदा किए थे कि मुल्ज़िमा ताबिंदा ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया है, या आपने इसके बयान से ऐसा मफ़हूम अख़ज़ कर लिया था? उसने बायन यही अल्फाज अदा किए थे, गवाह ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैंने अज़ खुद किसी किस्म का मफ़हूम अख़ज़ नहीं किया था। क्या आपको इस वक्त ये बात मालूम थी कि मकतूल की बेवा जिस औरत को अपने शौहर का कातिल ठहरा रही है वह मकतूल की दूसरी बीवी है? नहीं जनाब, मुझे मकतूल की दूसरी शादी का कोई इल्म नहीं था। क्या आपने इस वाक़ये की इत्तला थाने तक पहुँचाने से पहले मकतूल की बेवा से ये सवाल किया था कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मेरी मुवक्किल ने इसके शौहर को कत्ल कर दिया है? जी हाँ, मैंने मकतूल की बेवा से ये पूछा था। फिर इसने क्या जवाब दिया? मेरे सवाल के जवाब में गवाह दाऊद ने बताया कि मकतूल की बेवा की ज़बानी इसे पता चला था कि मुल्ज़िमा ताबिंदा को वो घर में छोड़कर बच्चों को स्कूल पहुँचाने गई थी। वापसी में से थोड़ी देर हो गई। वो रोज़मर्रा की ख़रीदारी के लिए दुकान की तरफ चली गई थी। फिर जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो मकतूल को खून में लथपथ पड़े देखा। मकतूल का पिस्टल भी इसी कमरे में थोड़े फासले पर पड़ा हुआ था। वो फ़ौरन समझ गई कि मुल्ज़िमा उसके शौहर को कत्ल करके फ़रार हो गई है। इसके बाद ही वो रोती धोती हुई गवाह के घर पहुंची थी। बात के इख्तिताम पर दाऊद ने कहा, अपने शौहर की कत्ल की रुदात बयान करते हुए मकतूल की बेवा ने हरगिज़ ये नहीं बताया था कि मुल्ज़िमा उसकी सौतन है। मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थीं, ये तो मुझे बाद में पता चला था। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, दाऊद साहब, क्या मकतूल से आपकी कोई पुरानी जान पहचान थी? इस्तग़ासा के गवाह ने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा कि इसका मतलब है कि जब आप अपने घर का एक ज़ेरी पोर्शन किराए पर उठा रहे थे तो आपकी मकतूल से पहली मुलाकात हुई? जी हाँ, यही हकीकत है, उसने जवाब दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा, दाऊद साहब, आपने एक अजनबी अनजान शख्स को अपने घर का एक हिस्सा कैसे किराए पर दे दिया? मेरे घर का वो पोर्शन एक स्टेट एजेंट की मार्फत किराए पर उठा था, उसने बड़ा माकूल जवाब दिया, और मैंने इस सिलसिले में मकतूल से भारी डिपॉजिट भी लिया था। वैसे भी
जो घर प्रॉपर्टी एजेंट के तवस्सुस से किराए पर उठते हैं, इनके ज़ेल में किसी ऊंच नीच का जिम्मेदार भी वही प्रॉपर्टी डीलर ही होता है। अलावा इसी हमारे दरमियान लीगल एग्रीमेंट भी हुआ था, इसलिए भी मैंने मकतूल के बारे में किसी छानबीन की ज़रूरत महसूस नहीं की। मकतूल तयशुदा तारीख पर बिन मांगे मुझे किराया अदा कर रहा था, लिहाजा मुझे उससे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। दाऊद साहब, मकतूल और इसकी फैमिली आपके घर के एक ज़ेरी पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, यानी आप और आपके दोनों किराएदार एक ही चार दीवारी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि एक घर में आने वाले मेहमानों के बारे में दूसरे को मुतलिक खबर ना हो। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगे कि मकतूल के घर में किस किस्म के लोग आया करते थे? एक लम्हा सोचने के बाद वो गोया हुआ। मैंने मकतूल के घर में मेहमानों की आमदोशुद देखी और न ही मुझे ऐसी कोई खबर मिली थी। शायद एक आध मरतबा अंदरूने सिंध से कोई इनसे मिलने आया था। यानी आपने कभी मुल्ज़िमा ताबिंदा को मकतूल के घर आते जाते नहीं देखा? जी बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोला। वकुआ के रोज़ भी नहीं? नहीं, उसका जवाब दो टोक था। इसके साथ ही मैंने इस्तग़ासा के गवाह दाऊद पर जिरह ख़त्म कर दी। इसके बाद मकतूल के करीबी पड़ोसी की बीवी को गवाही के लिए कठेरे में बुलाया गया। इस्तग़ासा की इस गवाह का नाम हुमा था। ये एक क्रिश्चियन फैमिली थी। हुमा अपने शौहर साउल और 3 बच्चों के साथ ज़ेरी मंजिल वाले दूसरे पोर्शन में रहती थी। दोनों पोर्शंस के दाखिली दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते थे। हुमा माइल बफरबी जिस्म की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। इसने हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया तो वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए उसके पास चला गया। हुमा जाए वक़ूआ पर मुल्ज़िमा की आमद की चश्मदीद गवाह थी। वकील इस्तग़ासा ने सरकारी मौक़िफ़ को मजबूत करने की कोशिश में गवाह से पूछा, हुमा साहिबा, आपने वक़ूआ के रोज़ मुल्ज़िमा को मकतूल के घर में दाखिल होते देखा था, आपको इसकी आमद से क्या अंदाज़ा हुआ? उस औरत ने इंतहाई बदअख़लाक़ी का मुज़ाहरा किया था। हुमा ने नागवारी से मुल्ज़िमा की जानिब देखते हुए जवाब दिया, मैं इस वक्त लाइन का पानी चेक कर रही थी। मेन गेट पर दस्तक की आवाज़ सुनकर जब मैंने गेट खोला तो मुल्ज़िमा से नज़रें चार हुईं। इसने किसी सलाम दुआ के बगैर उखड़े हुए लहजे में मुझसे इस्तफ़सार किया, वसीम दुर्रानी का घर कौन सा है? मैंने उसके मतलूबा घर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आप वसीम साहब की कोई रिश्तेदार हैं? आप खासी परेशान नज़र आ रही हैं, खैरियत तो है? इस मौके पर मुल्ज़िमा का फ़र्ज़ बनता था कि वो मुझे कोई भी जवाब देती, अच्छा या बुरा, मगर उसने तो पलटकर देखना भी गवारा नहीं किया और वसीम के दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हुमा लम्हे भर के लिए रुकी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे ये औरत ज़रा सी भी नहीं भाई थी। इसके तेवर से अंदाज़ा होता था कि ये कोई बड़ा ही ख़तरनाक इरादा लेकर वहाँ पहुँची थी। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, क्या आपने मुल्ज़िमा को वापस जाते हुए भी देखा था? जी नहीं, मैं अपना काम करके घर के अंदर चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ था? वकील इस्तग़ासा ने सवाल किया। मैं घर के काम काज में लग गई थी, हुमा ने जवाब दिया। कुछ देर के बाद मैंने मकतूल वाले पोर्शन का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुलता हुआ सुना। आमने सामने दाखिली दरवाज़ा होने के बायस जब ज़ोर से एक दरवाज़ा खोला जाए तो हवा का दबाव दूसरे दरवाजे पर भी दस्तक देता है। हमारा दरवाज़ा मखसूस अंदाज में लर्जा, फिर तेज़ कदमों की आवाज़ नमूदार हुई। इसके बाद ये आवाज़ सीढ़ियों के तवस्सुत से ऊपर को जाने लगी। मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि कोई मकतूल के घर से निकलकर अफरा तफरी के आलम में बालाई मंजिल की तरफ गया है। मैं सुनगुन लेने के लिए बाहर निकली और फिर सब कुछ वाज़ेह हो गया। मकतूल का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। इसी लम्हे बालाई मंजिल की तरफ से मकतूल की बीवी नरगिस के रोने की आवाज़ें आने लगीं। इसी रोने के दौरान वो मालिक के मकान और उसकी बीवी को अपने शौहर के कत्ल के बारे में बता रही थी। मैं चूँकि सीढ़ियों के रास्ते काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, लिहाजा नरगिस की बातें सुनने और समझने में मुझे कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। वकील इस्तग़ासा ने इसी किस्म के एक दो मज़ीद सवालात के बाद जिरह मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मैं गवाहों वाले कटहरे के पास पहुंचा और इस्तग़ासा की गवाह हुमा साउल की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हुमा साहिबा, अपनी याददाश्त के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो पलकें झपकाती हुई बोली, मैं समझी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, आपकी याददाश्त अच्छी है, बहुत अच्छी है, या बस गुजारा वाली है? जनाब, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी से भी ज़्यादा अच्छी है, वो फ़ख्रिया लहजे में बोली। मुझे बरसों पुरानी बातें पूरी तफसील के साथ याद हैं। साउल भी इस बात को मानता है कि मेरा मुशाहिदा और हाफ़ज़ा बहुत कवी है। आपकी ये सलाहियतें मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं हैं हुमा बीबी, मैंने मायना ख़ेज़ अंदाज में कहा। फिर एक्यूज़ बॉक्स में खड़ी इस केस की मुल्ज़िमा और मेरी मुख्तलिफ ताबिंदा की जानिब इशारा करते हुए इस्तग़ासा की गवाह हुमा से पूछा,
क्या आप इसे जानती हैं? मैं इस औरत को कैसे भूल सकती हूँ? वो कदरे सख्त अंदाज में बोली। वकुआ के रोज़ कुछ यही तो बदअखलाकी से मेरे साथ पेश आई थी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये नरगिस की सौतन है। आखिरी जुमला इसने इस अंदाज में अदा किया था जैसे कहना चाह रही हो, अगर इसे पहले पता चल जाता कि ये मुल्ज़िमा नरगिस की सौतन है तो शायद वो उसे कच्चा ही चबा डालती। मैंने सौतन के हवाले से औरत की मखसूस नफ्सियात को ज़ेर बहस लाने थे एतराज़ बरता और इस्तग़ासा की गवाह हुमा से पूछा, मिसेस साउल, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मुल्ज़िमों वाले कटहरे में जो औरत खड़ी है ये वो नहीं है जिसे वकुआ के रोज़ आपने मकतूल के घर में दाखिल होते देखा था, तो आप क्या कहेंगी? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और बोली, फिर तो मैं यही कहूँगी कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। यानी आपको यकीन है कि मज़कूरा औरत यही है? 101% यकीन है, वो ठोस लहजे में बोली। अगर आप कहें तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि इस रोज़ मुल्ज़िमा ने कौन सा लिबास पहन रखा था। लगता है आप मेरी याददाश्त को आजमाने के मूड में हैं। इस अल्लाह की बंदी ने मेरा काम निहायत ही आसान कर दिया था। मैंने असबात वाकई में इससे अगला सवाल मुल्ज़िमा के लिबास के बारे में ही करने वाला था। मैंने असबात में सर हिलाते हुए खुश दिली से कहा, हुमा साहिबा, आपकी याददाश्त का इम्तहान तो मकसूद नहीं। हाँ, अगर आप मुल्ज़िमा के कोई हतमी और पुर यकीन बात बता सकती हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ये कौन सा मुश्किल काम है, वो सरसरी अंदाज में बोली। फिर लिबास की तफसील बताने लगी। वकुआ के रोज़ जब मैंने मुल्ज़िमा को ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा तो उसने फूलदार गुलाबी कमीज़, गुलाबी प्लेन शलवार और स्याह दुपट्टा ओढ़ रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके पाँव में ब्लैक सैंडल थी और लिबास के ऊपर इसने नीली जर्सी भी पहन रखी थी। बस इतना ही काफ़ी है, मैंने किता कलामी करते हुए जल्दी से कहा। वो खामोश होकर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, हुमा साहिबा, आपने वकील इस्तग़ासा की जिरह के जवाब में बताया है कि जब वकुआ के रोज़ आपने मुल्ज़िमा के लिए उसकी दस्तक के जवाब में गेट खोला तो आप इस वक्त लाइन का पानी चेक कर रही थीं। ये लाइन और पानी का क्या चक्कर है, ज़रा वज़ाहत फरमाएंगी? ये एक गैर अहम और गैर मुतालिक सा सवाल था, लेकिन मैं इस्तग़ासा की गवाह को एक ख़ास ज़ाविये से घिस कर उसकी और वकील मुखालिफ की बेखबरी में निहायत ही अहम बातें उगलवाना चाहता था। मेरा तीर निशाने पर लगा और हुमा ने मेरी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक बोलना शुरू कर दिया। अब ये मेरी महारत होती कि मैं किस मरहले पर इसे कैसे हैंडल करता। मैं बहरहाल अपने मकसद में कामयाब रहा था। इस्तग़ासा की गवाह ने मेरे सवाल के जवाब में मुझे बताया, वकील साहब, बात दरअसल ये है कि घर के ज़ेरी हिस्से में पानी वाला ज़ेर ज़मीन टैंक बना हुआ है। इस चार दीवारी में बसने वाले तीनों ख़ानदानों ने बाहमी मुशावरत से ये तय कर रखा है कि जब भी जिसको मौका मिले वो मोटर ऑन करके लाइन का पानी चेक कर ले। अगर साफ़ पानी आ रहा हो तो पानी वाले पाइप को टैंक में डाल दिया जाए, वरना मोटर बंद कर दी जाए। मैं इस वक्त पानी ही को चेक कर रही थी, बस इतनी सी बात है। मैंने अगला सवाल किया, उमूमन आपकी लाइन में कितने बजे पानी आता है? किसी वक्त भी आ सकता है, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, वो सादगी से बोली। इसीलिए घंटे 2 घंटे बाद जिसको भी मौका मिले वो लाइन का मीठा पानी चेक कर लेता है। हुमा साहिबा, आप याददाश्त के इम्तहान का सेमीफाइनल तो जीत चुकी हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। अब आपके सामने फाइनल है। अच्छी तरह सोच समझ कर और याद करके बताएं कि जब वकुआ के रोज़ आप लाइन का पानी चेक कर रही थी, एंड जिस लम्हे मुल्ज़िमा इस घर में दाखिल हुई, तो तब सुबह के कितने बजे थे? आप समझ गई होंगी मैं वक्त के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, उस वक्त कमोबेश सुबह के 8:30 बजे थे। आपको 8:30 बजे ही का यकीन क्यों है? मैंने इसरारी लहजे में कहा। 8 या फिर 9 क्यों नहीं? 8 बजे साउल दफ्तर जाने के लिए निकलता है, वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। उसके जाने के बाद मैं नाश्ते के बर्तन धोकर किचन समेटती हूँ। इस काम में लगभग आधा घंटा सिर्फ होता है। इसके बाद मैं बाहर निकलकर पानी चेक करती हूँ। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, वकुआ के रोज़ भी मैंने इसी मामूल पर अमल किया था, इसलिए मुझे यकीन है कि इस वक्त सुबह के 8:30 बजे थे। ओके, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और ज़ाविये सवालात को एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया। हुमा साहिबा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने इस्तग़ासा की गवाह से पूछा। 3, उसने जवाब दिया। 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा दोनों बहनों से छोटा है। क्या आपके तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं? जी हाँ, उसने उस बात में जवाब दिया। किस स्कूल में? इसने एक प्राइवेट स्कूल का नाम बताया। मैंने तस्दीक के अंदाज में इस्तफसार किया।
یہ وہی اسکول تو نہیں جہاں مقتول کے 2 بچے بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے بولی۔ یہ اسکول 2 گلی چھوڑ کر قریب ہی میں ہے۔ بچوں کو اسکول کون پہنچاتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ وکیل استغاثہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے احتجاجی انداز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی انتہائی غیر متعلق سوالات کرکے معزز گواہ کو ہراساں کر رہے ہیں اور عدالت کا قیمتی وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔